भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों सावधान हो जाओ, बहुत ही जरूरी सा एक सरकारी आदेश हमारे पास पहुंचा है। कार्यालय बाल विकास परियोजना मलासा है जो कि कानपुर देहात में पड़ती है, यानी उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से एक ऐसी सूचना जो कि आप सब बहनों के काम आ सकती है और आप सब बहनें जागरूक हो सकती हैं इस जानकारी के जरिए। यहां पर आप देख सकते हैं जो बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं मलासा के यानी सीडीपीओ महोदय, उन्होंने अपने वहां समस्त आंगनबाड़ी और सहायिका बहनों को यह ऑर्डर भेजा है कि आप सभी अवगत हो कि श्रीमती कंचन प्रभा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती केंद्र लेवा मऊ मलासा में कार्यरत हैं। कंचन प्रभा के पास बाल संरक्षण योजना फॉर्म से संबंधित लाभार्थी को लाभ देने के लिए बैंक कर्मचारी बनकर के किसी ने फ्रॉड कॉल किया और फिर उनसे बैंक से संबंधित जानकारी लेकर के आर्थिक रूप से भारी नुकसान उनको पहुंचाया है। अतः सभी को सचेत हो जाएं और सचेत कर दो कि यदि जो है जालसाज लोग आपको बैंक कर्मचारी बनकर के कोई भी फ्रॉड कॉल करते हैं और अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा करके लालच दे करके आपसे आपकी बैंक पासबुक, आधार कार्ड, एटीएम, पासवर्ड, ओटीपी, नेट बैंकिंग से संबंधित कोई भी जानकारी कुछ भी मांगते हैं तो उसे किसी भी प्रकार से कोई भी जानकारी ना दें, अन्यथा आपको आर्थिक रूप से भारी नुकसान तक हो सकता है। अगर आपका किसी फ्रॉड नंबर आज से कॉल आता है तो इस तरह के नंबर से कॉल आने पर उसे कभी ना उठाएं। तो देखो हमारी सलाह यह है, चाहे बैंक कर्मी बनकर के बात करें, चाहे आपके बाल विकास विभाग का ही क्यों ना अधिकारी बनकर के बात करें, या कहें हम निदेशालय से बोल रहे हैं, हम फला अधिकारी हैं, हम ढिमाका अधिकारी हैं, तब भी आप जो है बैंक से रिलेटेड कोई भी जानकारी कॉल के माध्यम से किसी को भी साझा ना करो। यहां तक कि बैंक का चाहे जितना बड़ा कोई भी काम हो, कुछ भी कह दे कि आपका खाता ब्लॉक हो जाएगा, पैसे उड़ जाएंगे, तमाम कुछ भी आपको डराए, कुछ भी करे, बिल्कुल मत सुनो, फोन काट दो। क्योंकि कोई भी बैंक कर्मी, कोई भी बैंक का अधिकारी किसी भी तरह से कोई भी बैंक ऐसी सूचना नहीं मांगती, ना ही आपको किसी कार्य के लिए फोन करके बुलाती। आप जाओ या बैंक ना जाओ, आप सालों ना जाओ खाता खुलवाने के बाद, खाता भले ही ब्लॉक हो जाए, लेकिन कॉल करके आपको बैंक कभी नहीं कहेगी कि आपका खाता बंद हो रहा है, आपके साथ ये हो जाएगा, आप ये जानकारी बताओ, वो बताओ, ये लगेगा, वो लगेगा, कभी ना बताओ। बैंक को कुछ नहीं पड़ा है, आप खाता खुलवाओ, झांकने तक बैंक ना जाओ, 4 साल 10 साल 15 साल खाता ही बंद होगा, लेकिन उनको कोई गर्ज नहीं है, ना ही कोई चिंता है। ये ध्यान दे लेना इस बात का, जो भी होंगे वो फ्रॉड वाले होंगे। अब ऐसे ही आपके बाल विकास विभाग का आलम यही है, काफी बार ठगी वाले लोग आपके अधिकारी बनकर के आपको ठगते हैं। तो इन मामलों में भी आपको जो है यहां पर थोड़ा ध्यान देना है, बिल्कुल भी ना डरना है किसी भी तरह से। कुछ भी मांगे, आपकी सुपरवाइजर जब आपसे मांगे तभी आप जो है उनको जानकारी साझा करें, वो भी जो है कॉल के माध्यम से नहीं, वो भी जो भी सूचनाएं होती हैं वो जो है आप अपने ऑफिस जाकर के जमा करते इस तरह के मैटरों को। तो कोई भी तरह का कोई भी मैटर हो, ये कॉल से नहीं दिए जाते। बहनों साथी आप देख सकते हैं एक और जानकारी प्रवीण कुमार भाई हैं जो एटा से आते हैं, इनके द्वारा भेजी गई है कि 15 अक्टूबर को जिला कार्यक्रम अधिकारी जो एटा जनपद के हैं, उन्होंने एक आदेश निकाला है कि 16 अक्टूबर को, आज के दिन, कौन दिन, आज के दिन 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री महोदय वहां पर आ रहे हैं, तो आंगनबाड़ी केंद्रों का भी वहां पर निरीक्षण करेंगे। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्र और विद्यालयों का निरीक्षण, आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण भी किया जाएगा। ऐसे में सभी आंगनबाड़ी बहनें और सभी सहायिका बहनों को निर्देश दिया जाता है कि 16 अक्टूबर आज के दिन किसी भी आंगनबाड़ी और सहायिका बहनों को बिना अनुमति के मुख्यालय बिल्कुल भी ना छोड़ें। इसके बारे में एक ये ऑर्डर उन्होंने निकाल दिया है और अपने आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर और बाहर साफ सफाई भी अवश्य जो है कराई जाए, इसके बारे में भी ऑर्डर दिया गया है। तो इन चीजों पर ध्यान देना। आज जो है एटा जिले में मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं, अब ऐसे में वो कहां जाएंगे इसके बारे में लेटर में जानकारी नहीं है, लेकिन सभी आंगनबाड़ी केंद्र जो एटा जिले के हैं वो इस ओर आगे ले चलते हैं। इस वाली जानकारी को हमारे पास कामनी बहन है कानपुर देहात से, जिनके द्वारा ये मैटर भेजा गया। आगे एक जानकारी बताना चाहेंगे कि जन्म प्रमाण पत्र के साथ में
आधार नंबर दिए जाएंगे। इस तरीके से आप देखो, जन्म प्रमाण पत्र के साथ आधार नंबर दिए जाएंगे। एक ये यहां पर आर्टिकल आया है, देखिए लिखा है कि देश में बच्चे के जन्म के साथ ही उसे आधार नंबर देने का काम तेजी से चल रहा है। आने वाले कुछ महीनों में इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। फिलहाल 16 राज्यों में इस पर काम हो रहा है और कुछ जगहों पर जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही आधार नंबर भी दिए जा रहे हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूआईडीआई वगैरह के आधिकारिक सूत्रों के जरिए हिंदुस्तान से मिली जानकारी के मुताबिक देश के 16 राज्यों में वहां से बच्चे के जन्म के साथ ही पंजीकरण की जानकारी यूआईडीआई वगैरह के पास में पहुंच जाती है। ऐसे में मौजूदा समय में इस बात की तैयारी चल रही है कि आने वाले कुछ महीनों में देश भर में बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही आधार नंबर दे दिया जाए। बाद में बच्चे के 5 वर्ष और 15 वर्ष की उम्र पार करने पर उसे बायोमेट्रिक्स यानी कि उंगलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतली जैसी पहचान की जानकारी आधार नंबर के साथ में जोड़नी होगी। वहीं 10 साल से पुराने आधार पर पता और दूसरी जानकारियां अपडेट करने का विकल्प भी दिया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से ये आने वाले कुछ समय में देश में ये लागू होने से काफी राहत मिल जाएगी आंगनबाड़ी बहनों आप सबको भी, क्योंकि जब बच्चा कोई पैदा होगा उसका आधार उसी टाइम अगर जन्म प्रमाण पत्र के साथ में जब मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके वहां फीडिंग में भी आसानी हो जाएगी और तब आपका कार्य पोषण ट्रैकर वाला आधार नंबर एकत्रीकरण का उसमें कुछ ना कुछ सुविधा हो जाएगी। इधर बात करते हैं अगली जानकारी की कि डेडलाइन पर खरे नहीं उतरे हैं और फंसी हैं 4,895 पदों पर भर्तियां। तो आप देख रहे हैं रोजगार देने के मामले में, भर्ती देने के मामले में क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्य न होने के कारण शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के 4,895 पदों पर भर्ती फंसी हुई है। दीपक कुमार अग्रवाल के मामले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 29 अगस्त को हाईकोर्ट में कहा था कि 6 सप्ताह में सदस्यों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस हिसाब से 14 अक्टूबर तक सदस्य मिल जाने चाहिए, लेकिन यहां पर डेडलाइन बीतने के बावजूद भी सदस्यों का चयन नहीं हो सका। तो ये तो एक उदाहरण है, आप भर्ती ये वाला देख लो, शिक्षक वाला। ऐसे ही इससे बड़ा उदाहरण आपके ही बाल विकास विभाग में है जो कि आंगनबाड़ी की भर्ती। अब आंगनबाड़ी की जो भर्ती थी वो भी आपको पता है, उसके लिए भी बोला था सरकार ने कि 2 महीने में हम क्या करेंगे, भर्ती करवा देंगे। लेकिन 2 महीना बीतने को है, भर्ती प्रक्रिया का कहीं नामो निशान नहीं है। तो अब इससे आप यही अंदाजा लगा सकते हो कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। सरकार यही कर रही है, वो अपना प्रचार प्रसार करवाने के लिए ट्विटर पर खूब ऐसे आर्टिकल साझा कर देती है जो कि सरकार के पक्ष में तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया उनको छापते रहते हैं। अब ऐसे में लेकिन वो चीजें धरातल पर कभी भी समय से हो ही नहीं पाती। एक और उदाहरण 2017 से आंगनबाड़ी बहनों का प्रमोशन ले लो यूपी में, वो भी नहीं हो पा रहा है। अब उसमें भी काफी समय बीत गया है और अभी भी इस पर विभाग सरकार उदासीन है। ऐसे एक मैटर है, अनीता बहन बाराबंकी से आती है जिनके द्वारा भेजा गया है, त्रिवेणीगंज ब्लॉक का है। और आप देख सकते हो इनके वहां से दिक्कत क्या है कि इनका ये सेंटर जो कि जर्जर अवस्था में है, कभी भी ये गिर जाए। ऐसी सिचुएशन में आप देख रहे हो ना ही कोई मेंटेनेंस है, कोई भी इसमें रंगाई पुताई कुछ भी नहीं है। अब आप देखो इसमें बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्या ये बच्चे इसमें आने के लिए लालायित होंगे? कौन माँ बाप चाहेगा कि उनका बेटा ऐसे जो है स्कूलों में पढ़े, छोटा बच्चा, जहां पर स्कूलों में ये सब प्लास्टर वगैरह दीवारें सब दरार पड़ी हुई है, सब चिटकी फाटी है और आप देख सकते हो। और वैसे भी इनकी गुणवत्ता वो तो किसी से छुपी नहीं रहती है, जो भी बालू कितना इसमें यूज होता है वो हर कोई जानता है। तो कहीं ना कहीं इसमें मरम्मत की जरूरत, और फिर भी इस ओर ध्यान नहीं है, ना ही रंगाई पुताई। ऐसा लगता है न जाने कितने साल बीत गए हैं, इस ओर किसी की ध्यान भी जो है आकर्षित नहीं है। तो ऐसे में हो सकता हो कि इन जो है आंगनबाड़ी सेंटरों के लिए वहां पर बजट आते रहते हो रंगाई पुताई के लिए, और वो किसकी जेब में जा रहा है वो खुदा जाने। ऐसे देख सकते हो यहां पर एक अगली जानकारी जो कि हमारे पास एमएलए जो है केशव रानी वगैरह सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रायबरेली से, यानी इनका एक आपको लेटर दिखाते हैं। ये एमएल लिखा गया है केशव रानी, ठीक यहां पर आप देख सकते हो इनका ये 13 अक्टूबर का लेटर है और ये कार्यालय सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम रायबरेली कार्यालय से आदेश। आप देख सकते हो लिखा है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी लिखित परीक्षा जो कि 15 और 16 अक्टूबर को शनिवार रविवार को है, 2 पालियों में 10 बजे से 12 और 3 से 5 वाली, तो कल भी थी और आज भी। अब ऐसे में आप देखो यहां पर उन्होंने कहा है कि रायबरेली से फतेहपुर जनपद के लिए 15,267 अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षा में प्रतिभाग किया जाएगा। परीक्षार्थियों को भी कोई भी परिवहन असुविधा ना हो, इसके लिए यहां पर ये कुछ उनकी सुविधा के लिए रायबरेली डिपो से फतेहपुर के लिए प्रस्थान का समय दे दिया गया है, चालक का नाम और यहां पर सर्वश्री ऐसे करके सब सूचना आ गई है। खैर
वैसे भी आपको बता दें कि अगर जनपदों में ही परीक्षा हो जाती तो ये मुसीबतें नहीं उठानी पड़ती। एक जनपद से दूसरे जनपद में जाने के लिए कई कई जनपदों से लोग होकर के गुजरेंगे। अब ऐसे में ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ऐसे में आप सब सोचो कि कौन कहां पर कैसे निकलेगा, कैसे जाएगा, कैसे ये जो ट्रेन में या बस में कहीं पर भी गवर्नमेंट की सुविधाएं लोग बाग बता रहे हैं कि कोई भी सामने देखने को नहीं मिल रही है, यहां तक कि ट्रेन में खड़े होने तक की जगह नहीं है। अब आप सोचो, बैठ करके तो जाना दूर की बात है। अब जिन जो जो एक एक दो दो दिन पहले सेंटर के लिए निकलते हैं बेचारे दूर के लिए, अब वो जाते जाते इतना थक जाते हैं कि वो पेपर देने के टाइम तक उनमें एनर्जी ही नहीं रहती, वो हौसला नहीं रहता, वो उनके अंदर जो है बात ही नहीं रहती जो कि पेपर के लिए होनी चाहिए। अब ऐसे में थके हारे बच्चे पेपर देते हैं, अब वो बेचारे कितना क्या करें, और फिर घर लौटना भी बहुत जरूरी होता है। अब वो कैसे लौटें जहां पर एक एक बस में चढ़ने के लिए हजारों की संख्या में लोग उसी बस की ओर दौड़ते हैं, और कहीं ना कहीं जब बस वाला भी बस नहीं रोकता है तो फिर कैसी फीलिंग आती है कि कैसे पहुंचेंगे, और वो भी जब रात हो जाए तो घर वाले भी साथ में हो। काफी दिक्कतें लोगों को तरह तरह की उठानी इस समय पड़ रही हैं। फिलहाल ये इंतजाम थोड़ा बहुत हो भी रहे हैं, लेकिन क्या फायदा ऐसे लेटरों की जो कि 13 अक्टूबर को निकले या उसके बाद निकले और जिनका कोई प्रचार प्रसार ना हो। जिनको 15 को पेपर देना है वो 13 को अगर लेटर निकलेगा तो क्या 2 दिन पहले वो कर लेंगे। अरे जिनको बुक करना था उन्होंने ट्रेन का टिकट बुक किया, और बुक इसमें किया, एसी वाला किया। अब ऐसे में उनको वहां पर बैठने तो एसी में दूर की बात है, उसमें घुसने तक का जो है टाइम नहीं मिला। बता रहे हैं इतना भीड़। अब वैसे भी बहुत से लोग जो है ट्रेन में बैठ तक नहीं पाए, इतनी ज्यादा भीड़ होने के चलते, जिनके पेपर बहुत से छूट गए बच्चों के। अब ये सारी दिक्कतों का जो ठीकरा है वो UPSSC आयोग पर मढ़ता है, और सरकार के ऊपर भी सवाल खड़ा करता है। रीजन इसका यह है, जब सरकार जानती है, आयोग जानता है कि 37 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं पीटी की, तो कैसे इनका यह डिसीजन इन्होंने ले लिया कि 2 दिन में सभी जो है परीक्षाएं यानी पूरे बच्चों की करा ली जाएंगी। 2 दिनों में एक एक दिन में 2-2 पाली करके 4 ही पालियों में परीक्षा खत्म करा लेंगे। तो इनका ये 37 लाख बच्चों की 2 दिन के अंदर परीक्षा कराना, ये डिसीजन ही एकदम से गलत है, और ये UPSSC आयोग के ऊपर सवाल खड़ा करता है कि आप बताओ ये भीड़ जो आप कर रहे हो, ये कितना मुसीबत से लोग गुजरे हैं। अब आप समझ रहे हो बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। सरकार तो कहने के लिए बहुत कुछ कहेगी, लेकिन ग्राउंड पर जनता तो, बच्चे तो देख ही रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब एक पेपर के लिए, वो भी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए, अगर इतना दूर सेंटर लोगों का जाएगा, और मुख्य परीक्षाओं के लिए आप सोचो क्या करोगे। तो सोच रहे हो ना, 37 लाख बच्चे, और वो भी 2 दिन में उनका आवागमन। अब 37 के साथ में किसी के साथ कोई दिलवाने भी जाएगा तो संख्या इसकी डबल भी हो सकती है। अब आप समझ लो कि कितना दिक्कत होगा। कहां आप जो है कैसे सुविधा बढ़ा दोगे, कितनी बसें आप लगा दोगे, क्या लगा दोगे, कुछ नहीं। कितना बस है, लोगों को सब पता है कि उनके साथ कल और आज में क्या हो रहा है और क्या हुआ है। अब ऐसे इसे जनता मुझे नहीं लगता कि भूलेगी। अरे सरकार को कुछ करना चाहिए था, तो सबसे इसका आसान विकल्प था, जैसे SSC की परीक्षाएं होती हैं, जैसे अन्य तमाम तरह की परीक्षाएं होती हैं, वो 6 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, ऐसे भी परीक्षाएं कराई जाती हैं। यही 37 लाख बच्चों की परीक्षा अगर लगभग 7 से 10 दिन में कराई गई होती, डेली 2-2 पालियों में, तो उतना भीड़, उतना आवागमन इकट्ठा एक साथ देखने को नहीं मिलता, और आराम से परीक्षा हो जाती। लेकिन यहां पर सरकार शायद यही सोचती है, विभाग UPSSC आयोग भी यही सोचता है, इकट्ठा कराएंगे, लोग परेशान होंगे, आधे का छूट जाएगा, आधे देने ही नहीं जाएंगे, आधे डरेंगे। बस इसी सब में जो बेरोजगारी के लिए कोई दावेदारी नहीं खड़ा करेगा कि हमको भी नौकरी चाहिए, हमने भी पेट पास किया है, आगे फॉर्म नहीं पड़ेंगे तो बेरोजगारों की तादाद निकल करके नहीं आएगी। शायद यही एक सरकार ने एक बढ़िया सा फंडा अपनाया है, और यही नजर भी आ रहा है। वरना अगर कराना होता, बच्चों को परेशानी में नहीं डालना होता, तो सरकार 6, 7, 8 दिन, 10 दिन में परीक्षा आराम से करवाती, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से जाते और अपने ही गृह जनपदों में कराते, तब भी बात कुछ अलग थी, क्योंकि उतना आवागमन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता। अपने जिले में सभी बच्चे घूमते रहते और पहुंचते। अब एक से दूसरे जनपद में जाने के लिए फिर तो सब घर से बाहर ही निकल गए, तो कौन कहां से जा रहा है। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां से ही सभी को जाना, जैसे कानपुर सेंट्रल हो गया, लखनऊ हो गया, कुछ ऐसी जगह जहां से सभी के लिए ट्रेन होती है। ज्यादातर आसपास इलाकों के लोग वहीं दौड़ते हैं, फिर अपनी अपनी ट्रेन पकड़ते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में वहां आउट ऑफ कंट्रोल जो भीड़ हो रही है, अब उनमें दिक्कत कितना है वो तो लोग ही जान रहे हैं। इधर आप देख रहे हैं यहां पर ये कन्या सुमंगला योजना को लेकर के जानकारी ऐसी थी कि यहां पर आप देख रहे हैं कि ये 5 श्रेणियां होती जिनमें पैसा मिलता है। वैसे तो हम पहले बता चुके हैं, फिर भी देख लो। प्रथम श्रेणी में बालिका के जन्म पर 2000 मिलता है। द्वितीय श्रेणी में बालिका के टीकाकरण होने पर 1000 मिलता है। तृतीय श्रेणी में बालिका का जो है कक्षा 1 में प्रवेश जब होता है उसमें 2000 मिलता है, और चतुर्थ में कक्षा 6 में जो है बालिका के प्रवेश होने पर 2000 मिलता है। और ऐसे जो 5वें में क्या होता है, कक्षा
9वीं बालिका के प्रवेश पर 3000 मिलते हैं और यहाँ पर जो है छठा 6 श्रेणियां हैं। अब छठे में 5000 रुपया मिलता है जब ऐसी बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 12 पास कर लिया हो, स्नातक या फिर कोई 2 वर्षीय कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो उसमें, तो इस सिचुएशन में भी उनको मिलता है। और लाभार्थी योजना के अंतर्गत जो धनराशि है वो पीएफएमएस के माध्यम से उनका भेजा जाता है। अब देखो एससी ओबीसी किसानों को मिलेगा कम ब्याज पर लोन, तो ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक ट्वीट किया। अब ये तो सब ठीक है, मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना दिक्कत आता है बैंक से लोन लेने में, ये सरकार नहीं देखेगी। सरकार को बस आर्टिकल डालने हैं, बैंकों में जाओ और पता करो कितना लोग परेशान है लोन के लिए, और तब पता चलेगा। इसमें कह रहे एससी ओबीसी किसानों को लोन जो है कम ब्याज दर पर मिल जाएगा। खैर जो होगा सो होगा, जब मिलेगा तब देखा जाएगा। 200 करोड़ रुपए की शासकीय गारंटी का अनुमोदन यहां पर किया गया है। तो ये कुछ चीजें यहां पर निकल करके सामने आ रही हैं। वैसे आपको और आगे ले चलते हैं और भी कुछ दिखाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक और है गवर्नमेंट ऑफ यूपी का कि यूपी निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5 वर्षों तक टैक्स नहीं। तो इस तरह से जो भी इलेक्ट्रिक वाहन है उत्तर प्रदेश में जो भी बनेंगे उनको लेकर के ये बात है कि उन पर 5 सालों तक टैक्स नहीं पड़ेगा। तो देखो इतने वाहनों पर मिलेगी 15% की सब्सिडी। तो प्रदेश में खरीदे गए पहले 2 लाख 2 पहिया ईवी और यहां पर जो है 5000 रुपए प्रति वाहन पर सब्सिडी। और यहां पर और देखो 50,000 3 पहिया ईवी पर प्रति वाहन जो है इलेक्ट्रिक वाहन यानी वही। और आप देख रहे हैं कि ये अधिकतम 12,000 रुपए तक की सब्सिडी, ऐसे करके सब चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भी इलेक्ट्रिक साधन खरीदने वाले हैं उनके लिए ये अच्छा रहेगा आर्टिकल, बाकी के लिए नहीं। और आगे ले चलते कुछ और भी आपको दिखाते हैं। जैसे कि एक बहन है मधु जो फतेहपुर से आती है, ऐसे एक ये बहन है जिनका जो फतेहपुर से आती है और फिलहाल के लिए इन्होंने अपना नाम जो है वो नहीं भेजा हुआ है। और आगे दिखाते हैं, ये है यहाँ पर हेमलता बहन कासगंज से आती है और ये बहन है मधु फतेहपुर से। इनके अलावा ये मालती देवी बहन फिरोजाबाद से, और ये बहन है तनवीर जहां जो कि आजमगढ़ से, और ये एक बहन है रीता देवी जो कि देवरिया से। इस तरीके से आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में आप सबको मिलते हैं। कोशिश करेंगे आज शाम को आप लोगों को हम वीडियो दे पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए।